नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश की पैरा एथलीट कीपा मेरो एवं तिंगनोंग वांगपान ने भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तवांग के सांगबो मोनपा हैंडमेड पेपर सेंटर में मोनपा हस्तनिर्मित मोनशुगु कागज के विकास पर 2 दिवसीय कार्यशाला एवं ऑन साइट प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में निर्वाचित सरकार का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व करने वाले शासनाध्यक्ष बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। G7 देशों ने पश्चिम एशिया में देशों में असैन्य और बुनियादी ढांचे पर हमले के लिए ईरान की निंदा की। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य सहित मध्य पूर्व समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। रूस से कच्चा तेल और अमेरिका से LPG लेकर समुद्री जहाज कर्नाटक के मैंगलुरु पहुंचा। मौसम विभाग ने कल तक हिमालय से सटे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान व्यक्त किया। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश की पैरा एथलीट कीपा मेरो ने भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में महिला भाला फेंक F12 वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी मेहनत और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। वहीं तेची मेहता ने महिला 400 मीटर T13 वर्ग में रजत पुरस्कार हासिल किया। पुरुषों के वर्ग में तिंगनोंग वांगपांग ने T35 श्रेणी में 100 मीटर दौड़ और स्वर्ण पदक और 400 मीटर में कांस्य पदक जीता है। वांगपान और मेरो वर्तमान में मुख्यमंत्री एथलीट कोचिंग और सशक्तिकरण योजना के तहत उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तवांग के सांगबो मोनपा हैंडमेड पेपर सेंटर में मोनपा हस्तनिर्मित मोनशुगु कागज के विकास पर 2 दिवसीय कार्यशाला एवं ऑन साइट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ, जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान जयपुर द्वारा किया गया, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित किया गया। ये कार्यक्रम यूथ एक्शन फॉर सोशल वेलफेयर तवांग के सहयोग से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए मांगलिंग गोम्बो ने पारंपरिक कागज निर्माण को वैज्ञानिक तरीके से उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और स्थानीय युवाओं व कारीगरों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में किसी निर्वाचित सरकार का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व करने वाले शासनाध्यक्ष बन गए हैं। श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर संयुक्त रूप से 8,931 दिन का कार्यकाल पूरा किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी के नाम कई अन्य रिकॉर्ड भी है। श्री मोदी के नाम सबसे अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहने और प्रधानमंत्री बनने से पहले सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड शामिल है। श्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है और जिन्होंने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। वे 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। श्री मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी के 3 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं और वे सबसे अधिक फॉलोअर्स वाली राजनीतिक हस्तियों में शामिल हैं। इस वर्ष फरवरी में सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर श्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई, जो दुनिया में किसी भी सेवारत राजनेता से कहीं अधिक है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा, कड़ी मेहनत और अटूट वचनबद्धता के कारण देश में सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाली सरकार के प्रमुख रहे। उन्होंने कहा है कि श्री मोदी का ये पूरा कार्यकाल राष्ट्रप्रथम की भावना, कार्रवाई और सत्यनिष्ठा, साथ ही प्रत्येक नागरिक के लिए अथक सेवा के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक है। रूस से कच्चा तेल लेकर एक और समुद्री जहाज एक्वा टाइटन कर्नाटक के मैंगलुरु पहुंच गया है। अमेरिका ने वैश्विक ईंधन कीमतों के स्थिर करने के लिए समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल की बिक्री की अनुमति दी थी। अमेरिका से LPG को लेकर एक और जहाज पिक्सिस पायनियर मैंगलुरु बंदरगाह पर पहुंच गया है। इस सप्ताह हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से भारत ध्वज वाला LPG टैंकर नंदा देवी गुजरात के वडीनार बंदरगाह पर और
शिवालिक टैंकर मुद्रा बंदरगाह पर पहुंचा था। 7 विकसित देशों में समूह G7 ने पश्चिम एशिया के कई देशों में असैन्य और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने संयुक्त बयान में हिंसाग्रस्त देशों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। G7 देशों ने चेतावनी दी है कि ईरान की कार्रवाई निशाना बनाए गए देशों को खतरे में डाल रही है और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। G7 ने ईरान से सैन्य कार्रवाई और मिसाइल कार्यक्रम रोकने की अपील की है। समूह ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेषकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि वे ऊर्जा की वैश्विक आपूर्ति में सहायता के लिए आवश्यक उपाय करने को तैयार है। समूह ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। उधर ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य केवल ईरान के शत्रुओं के लिए बंद है। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में ईरान के प्रतिनिधि अली मुसावी ने कहा है कि खड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य की वर्तमान स्थिति का मूल कारण क्षेत्रीय संघर्ष है। उन्होंने कहा है कि ईरान समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सहित विभिन्न देशों के साथ सहयोग को तैयार है। इस बीच ईरान ने इसराइल के दिमोना में और अरात शहर को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसराइल का नेवेन परमाणु अनुसंधान केंद्र दिमोना में ही स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि इस केंद्र का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने कहा कि उसने ये पहले नातांज परमाणु समर्थन संयंत्र पर हुए हमले के जवाब में किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में तेहरान के मालिक अख्तर विश्वविद्यालय स्थित अनुसंधान और विकास केंद्र को निशाना बनाया है। इस संकट का दायरा इसराइल ईरान संघर्ष तक सीमित नहीं रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से नहीं खोला गया तो वे ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देंगे। जबकि ईरान का कहना है कि अगर उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े ऊर्जा सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। उधर सऊदी अरब में रियाद पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के सैन्य अटैची को अवांछित व्यक्ति घोषित कर उन्हें 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। उधर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया संघर्ष के आर्थिक प्रभाव को सीमित करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। परिसंघ के अनुसार सरकार और उद्योग जगत मिलकर आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा सुरक्षा और समग्र आर्थिक स्थिरता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी भारत की स्थिति मजबूत है। श्री बनर्जी ने कहा है कि सरकार के उपायों में कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाना, LPG उत्पादन को अधिकतम करना, निर्यात को सहायता प्रदान करना और मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है। पाकिस्तान में कल आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर बिलाल आरिफ सराफी को उसके परिवार वालों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय के नज़दीक हुई। हत्या का स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल सका है। बिलाल लश्कर-ए-तैयबा के मुरीदके केंद्र में भर्ती का काम करता था। मौसम विभाग ने कल तक हिमालय से सटे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरने की संभावना रहेगी। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 जिलों ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, बाकी केसांग, पापुमपारे, कुरुंग-कुमे, अपर सुबनसिरी, लोअर सियांग, लेपारादा, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और बिहार आज अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 3 दिन का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।